हाय दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक नए सिरे से 12th क्लास का केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, सॉरी वीडियो लेट हुआ आने में। टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड अभी आने में शायद आज रात तक मैं बना दूँ वो वीडियो। एक्चुअली दोस्तों, मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मुझे जुकाम था और थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं थी, फीवर थी, तो इसलिए आने में वीडियो लेट हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि कल से पर डे 2-3 वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को शायद पता हो कि मैं ऑफ़लाइन भी पढ़ाता हूँ और ऑफ़लाइन में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 12th और 11th के लिए। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का और कॉल और मैसेजेस दोनों आ रहे थे, तो बोल रहे थे बच्चों लोग कि सर केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए सर। 11th वाले भी बोल रहे हैं, बट उससे ज़्यादा 12th वाले बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री स्टार्ट कीजिए, कि पता नहीं अब सिचुएशन कब तक कंट्रोल होगा। देखिए दोस्तों, आज बिहार में 4 मई से लेकर के 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है और पता नहीं कि लॉकडाउन कहाँ तक जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि 15 मई के बाद भी सिचुएशन कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि पर डे केसेस इंक्रीज़ देखा जा रहा है और बिहार में तो एक्टिव केस 1 लाख से भी पार हो चुका है। तो सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुका है। माननीय नीतीश कुमार जी अच्छे कदम उठाए हैं और जल्दी समय पे लॉकडाउन लगा दिए हैं। देखिए, जितने कोई हैं सब कोई घर पे रहिए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए। ये हम लोगों के लिए ही सही होगा। जितना ज़्यादा सख्ती बरतेंगे उतना ही ज़्यादा इस ख़राब सिचुएशन से पार पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, केमिस्ट्री का बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये एनसीईआरटी में पार्ट 5 है। हमने क्लास में थर्ड पार्ट तक पढ़ा चुका हूँ, थर्ड लेसन तक पढ़ा चुका हूँ। ये फोर्थ होता, बट ये एनसीईआरटी में 5 है, इसलिए हम इसको पहले देखेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है सतह रसायन या पृष्ठीय रसायन। सतह रसायन या पृष्ठीय रसायन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री। दोस्तों, इसका वेटेज जान लीजिए आप कि एग्ज़ाम में इसका वेटेज क्या रहता है। दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि पूरे फिज़िकल हम लोग, ये फिज़िकल का चैप्टर 5 है एनसीईआरटी में। ठीक है, तो फिज़िकल हम लोग पढ़ रहे थे, 3 चैप्टर तक हम लोग क्लास में ऑफलाइन पढ़ चुके हैं। ये 4th चैप्टर होता है। ठीक है, तो दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि वहाँ से 23 मार्क्स का आते हैं क्वेश्चंस, बट अभी इस चैप्टर की बात करें तो ये 5 मार्क्स का होंगे। ठीक है, इसका वेटेज कितने का होगा? 5 मार्क्स का होगा सरफेस केमिस्ट्री का वेटेज। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आगे की ओर देखते हैं और समझते हैं ये चैप्टर है क्या और इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये सतह रसायन पृष्ठीय रसायन होता क्या है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सतह रसायन या पृष्ठीय रसायन, रसायन भौतिक रसायन का वह भाग है जिसमें पदार्थ के सतह पर उपस्थित अणु के क्रिया विधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, चलिए आपको समझा देते हैं। देखिए, कोई भी यहाँ पे पदार्थ होता है, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, तो ये वाले उसके क्या होते हैं? सतह होते हैं। ये वाले क्या कहा जाता है जी? सतह कहा जाता है। ठीक है, सरफेस कहा जाता है। और ये वाले क्या कहा जाता है जी? सरफेस। इसको सरफेस कहा जाता है। ठीक है, और दोस्तों, ये वाले, इसको भी सरफेस कहा जाएगा, इसे भी सरफेस कहा जाएगा और इसे भी सरफेस कहा जाएगा। बट ये वाले को क्या कहा जाता है? ये वाले को कहा जाता है बल्क। क्या कहा जाता है जी? बल्क कहा जाता है। ठीक है, ये वाले को क्या कहा जाता है जी? बल्क कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बल्क, इंग्लिश में ही मुझे याद है शायद स्थूल, हिंदी में स्थूल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में स्थूल कहा जाता है। ठीक है, अभी देख लीजिए दोस्तों, हमको इस चैप्टर में सिर्फ सतह, किसी भी पदार्थ के सतह पे कैसी प्रक्रियाएं होती है, कैसे रिएक्शंस होते हैं, कैसे अभिक्रियाएं, ये सारे कुछ होते हैं, उनके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, सतह रसायन, चैप्टर का ही नाम है सतह रसायन। ठीक है, या पृष्ठीय रसायन। तो पृष्ठ पे जो भी घटनाएं होंगी उनके बारे में दोस्तों इस चैप्टर में मुझे पढ़ना है। चलिए दोस्तों, बहुत लेट हो चुका है, हम चैप्टर को आगे की ओर समझने की कोशिश करते हैं। फिर से हम दोस्तों एक बार आपको रिपीट करा देते हैं डेफिनेशन क्या कहता है। सतह रसायन या पृष्ठीय रसायन भौतिक रसायन का वह भाग है जिसमें पदार्थ के सतह पर उपस्थित अणु, पदार्थ के सतह पे जो भी अणु होंगे, पदार्थ के सतह पे उपस्थित जो भी अणु होंगे, उनके क्रिया विधि, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे क्रिया करते हैं,
इनके बारे में हमको यहाँ पे अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमको सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ पढ़ना है उसके बारे में हम जान लेते हैं, अधिशोषण और अवशोषण। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखिए यहाँ पे डी और यहाँ पे बी में डिफरेंस है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अधिशोषण और अवशोषण के बारे में दोस्तों जानना है, तो चलिए पहले हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, और वहाँ से हम आपका इसका डेफिनेशन क्लियर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि अधिशोषण क्या है और अवशोषण क्या है। ठीक है, और इसमें अंतर भी पूछ चुका है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम कपड़े सुखाते हैं तो वहाँ पे क्या, देखिए तो मान लीजिए कि ये कपड़े रखे हुए हैं। ठीक है, अभी सुन लीजिए कि यहाँ पे कोई कपड़े रखे हुए हैं। ठीक है, तो बाहर में वातावरण में, वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण होते हैं। ठीक है, तो वो धूलकण आकर के इस पे बैठते हैं। ठीक है, इसके पृष्ठ पे इस तरीके से बैठ जाते हैं। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये कपड़ा है। ठीक है, ये कपड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये कपड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और हम रुई टाइप का कुछ ले लेते हैं। ठीक है, रुई यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो इस रुई को आप क्या करते हैं, पानी में डुबा देते हैं। तब क्या होगा बताइए, तो पानी के कण इसके इस पदार्थ के अंदर की ओर चला जाएगा। ठीक है, इस पदार्थ के अंदर की ओर चला जाएगा। दो हम एग्जाम्पल आपको दिए हैं, दोनों क्या समझ में आया है कि इसमें बाहरी कण क्या होगा, इसके सरफेस पे, इसके क्या चीज़ पे, सतह पे आकर के जमा हो जाएंगे। और दूसरे स्थिति में हम क्या किए हैं कि कोई पदार्थ के लिए इसको लिए हैं और किसी दूसरे पदार्थ के अटैच में लाए हैं या उसके स्पर्श में लाए हैं, तो क्या हुआ है कि इसके इंटर भाग में इंटर क्या कर गया है। ठीक है, इंटरनली भाग में इंटर वो पदार्थ कर गया है। ठीक है, तो यहाँ से दो चीज़ अलग अलग दिख रहा है, क्या कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सतह पर जमा हो रहे हैं और दूसरे इधर क्या आपको दिख रहा है कि एक पदार्थ के आंतरिक भाग में दूसरा पदार्थ क्या हो रहा है, प्रवेश कर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़। तो देखिए दोस्तों, इसका पहले हम डेफिनेशन समझते हैं और इस फिगर से ये दोनों एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए पहले हम समझते हैं कि अधिशोषण होता क्या है। ठीक है, अधिशोषण वह प्रक्रिया जिसमें ठोस के सतह पर, हमेशा याद रखेंगे कि ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु चिपक जाते हैं, उसे अधिशोषण कहते हैं। हुआ क्या था कि हम कपड़े लिए थे और उसके ऊपर क्या हुआ था कि धूलकण, ठीक है, धूलकण या फिर और भी कोई गैसेज या द्रव, देखिए यहाँ पे द्रव या गैसेज के अणु क्या होंगे, वो उस पर चिपकेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, इस प्रक्रिया में अधिशोषण में क्या होगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस होगा और उसके सतह पे क्या होंगे, बहुत सारे अणु आकर के चिपकेंगे। वो अणु किसके हो सकते हैं, गैस के हो सकते हैं या फिर द्रव के हो सकते हैं। आपको क्लियर है क्या कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस के सतह पर द्रव या गैस के अणु चिपक जाते हैं, अधिशोषण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा, तो एग्जाम्पल होगा कि कपड़े पे धूलकण के अणु चिपक जाना, और क्या हो सकता है, प्लेटिनम के छड़ पे हाइड्रोजन गैस के अणुओं को चिपक जाना। इस तरीके से ये सब एग्जाम्पल क्या होने वाला है, अधिशोषण का एग्जाम्पल होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर आई होप कि इसे समझे होंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा दोबारा देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तब समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर हम आपको शायद समझा सके। ठीक, चलिए अधिशोषण देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अधिशोषण क्या कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव या गैस के अणु ठोस के सतह के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उसे अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण मतलब ही होता है, समझ पा रहे हैं क्या, अवशोषण क्या होता है। अवशोषण इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, अधिशोषण में क्या हो रहा था, अधिशोषण में दोस्तों हो रहा था क्या कि किसी पदार्थ पे उसके कण आकर के ऊपर की ओर क्या पृष्ठ पे जमा हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होंगे, किसी पदार्थ पे क्या होंगे, वो इंटरनली प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, आंतरिक प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो इसको फिर से डिफाइन दोनों को कर दे रहे हैं कि जब सतह पे ही आकर के बैठे, ठोस के सतह पर आकर के बैठे गैस या द्रव के अणु, तो अधिशोषण। अवशोषण क्या है, ठोस के सतह पे नहीं, उसके
अंदर की ओर चिपक जाए या अंदर की ओर प्रवेश कर जाए, क्या चीज़ के अणु, गैस या द्रव के अणु, तो उसे अवशोषण कहेंगे। अवशोषण मतलब अवशोषित करना। अवशोषित क्या सिर्फ सतह पे होगी या अंदर भी हो जाएगी, तो अंदर भी हो जाएगी। तो शायद आप ये समझ पा रहे हैं। तो देखिए डेफिनेशन क्या दोस्तों कहता है कि वह प्रक्रिया जिसमें द्रव या गैस के अणु ठोस के सतह के अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसे अवशोषण कहते हैं। आई होप ये दोनों समझे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर कुछ और चीज़ें समझते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे चीज़ समझना है कि अधिशोषक तथा अधिशोषित प्रावस्था, एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेड फेज। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, शायद मैं नर्वस हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है, आप देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अधिशोषक तथा अवशोषित प्रावस्था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे हमेशा ठोस लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिया जाएगा दोस्तों, हमेशा यहाँ पे हमेशा ठोस लिया जाएगा, इस स्थिति में या इस स्थिति में, और जिसके कण आकर के चिपकेंगे या फिर इंटर कर जाएंगे, अंदर की ओर चला जाएगा, वो हमेशा द्रव या गैस के होंगे। ठीक है, अभी देखते हैं जो दोस्तों कि ये जो जिस पे चिपकता है आकर के उसे क्या कहते हैं, जो जिस पर चिपकता है उसको क्या कहते हैं, और जो आकर के चिपकता है या फिर जो इंटर कर जाता है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों हम अभी पढ़ रहे थे अधिशोषक तथा अधिशोषित प्रावस्था। अधिशोषक मतलब कि होता है कि जिस पर आकर के चिपकेगा या जिसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो ये रुई और ये कपड़ा दोनों क्या हो जाएंगे, अधिशोषक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अधिशोषक हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे दोस्तों, अधिशोषक हो जाएंगे, अधिशोषक हो जाएंगे। ठीक है, और जो आ करके चिपक रहे हैं या फिर अंदर की ओर प्रवेश कर जा रहे हैं उसे अधिशोषित प्रावस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, अधिशोषित प्रावस्था। ठीक है, एडजॉर्बेड फेज कहेंगे। क्या क्लियर है आपको? देख लीजिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे कोई ठोस पदार्थ है और इसके ऊपर गैस या क्या है, द्रव या गैस के अणु है। ठीक है, तो ये जो ठोस है उनका नाम देख लीजिए एडजॉर्बेंट है, और जो गैस या द्रव के अणु हैं उसको क्या कहेंगे, एडजॉर्बेड फेज कहेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि अधिशोषक का डेफिनेशन क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो दोस्तों ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगला वीडियो हम लाएंगे तो वीडियो पॉज करके आपसे हम खुद पूछेंगे, आप भी वहाँ पे अपना वीडियो पॉज करके और खुद से बोलने का ट्राई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं अधिशोषक का डेफिनेशन क्या निकल के आता है कि अधिशोषण की प्रक्रिया में जिस पदार्थ पर द्रव या गैस के अणु चिपक जाता है अधिशोषक कहलाता है। जिस पदार्थ पर ये शब्द याद रखिए। ठीक है, कि पर जिस पर जाकर के चिपक रहा है द्रव या गैस के अणु उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोषक। तो अधिशोषक कौन हुआ, ठोस। ऑलवेज अधिशोषक ठोस ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसका अधिशोषित प्रावस्था का डेफिनेशन क्या निकल के आता है दोस्तों, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अधिशोषण की प्रक्रिया में जिस पदार्थ की अणु अधिशोषक मतलब समझ रहे हैं ना, वो ठोस पदार्थ जैसे कपड़ा, रुई के सतह पर चिपक जाता है उसे अधिशोषित प्रावस्था। मतलब क्या, जैसे कि धूल कण या फिर पानी, वो क्या हुआ है, वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अधिशोषित प्रावस्था। ठीक है दोस्तों, अभी समझिए कि मान लीजिए कि हमारे पास ये पेज है और इस पे हम स्याही ये चला दिए, तो आप ये बताइए कि अधिशोषक कौन हुआ और अधिशोषित कौन हुआ। दोस्तों ये हुआ अधिशोषक, ये पेज हुआ अधिशोषक, और ये हुआ अधिशोषित प्रावस्था। जैसे हम अपने हैंड पे तेल का मालिश करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों कि ये हमारा हैंड है और इस पे तेल का मालिश हम करते हैं, तो ये हमारा हैंड क्या हो गया, ये हो गया अधिशोषक, और तेल इंटरनली चला जा रहा है तो ये पे क्या हो गया, अधिशोषित प्रावस्था हुआ। क्या हुआ दोस्तों, अधिशोषित प्रावस्था हुआ। तो आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिए कि ये हमारा पेन है और इसके ऊपर ये पेंट चढ़ा हुआ है, तो पेंट क्या है, अधिशोषित प्रावस्था है, और पेन क्या हुआ, अधिशोषक हुआ। क्या अधिशोषक और अधिशोषित प्रावस्था अभी आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर कुछ चीज़ पढ़ते हैं। ठीक है,
देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वो पढ़ना है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है। अच्छा, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में को समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा वान डर वाल बल। क्या पढ़ना पड़ेगा? वान डर वाल बल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली वान डर वाल बल, ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों आप जानते हैं वान डर वाल बल क्या होता है? जैसे दोस्तों यहाँ पे कोई पदार्थ है और इसके ऊपर क्या है, बहुत सारे कण आकर के चिपके हुए हैं, तो ये किसी ना किसी बल द्वारा यहाँ पे चिपके हुए हैं। कोई भी चीज़ एक दूसरे के नज़दीक है, इसका मतलब है कि पक्का उन दोनों के बीच क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो जब भी दो पदार्थों के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है, इस पदार्थ के यहाँ पे बहुत सारे अणु होंगे, इस पदार्थ के अणु के बीच जो खिंचाव का काम कर रहा है, जो बल काम कर रहा है, उसी बल को हम क्या कहेंगे? वान डर वाल बल कहेंगे। आपको शायद पता हो दोस्तों, तो चलिए, नहीं पता है तो अभी जान जाइए दोस्तों, और आगे की ओर पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वान डर वाल बल के कारण ही एक दूसरे से अणु क्या होते हैं? चिपके होते हैं, पास पास होते हैं। तो देख लीजिए, हम वान डर वाल के बिहाफ पे हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या कहता है भौतिक अधिशोषण। वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोषित परावस्था के बीच कमजोर वान डर वाल बल लगता है, उसे भौतिक अधिशोषण कहते हैं। मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि यह पेन है और इसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ है? इसके ऊपर चढ़ा हुआ है ये कलर चढ़ा हुआ है, ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, जो भी कलर चढ़ा हुआ है। तो बताइए पेन क्या हुआ है? पेन हुआ है अधिशोषक, और इस पे जो चढ़ा हुआ है उसे क्या कहेंगे? अधिशोषित परावस्था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों के बीच अगर वान डर वाल कमज़ोर रहा तो हम क्या कहेंगे? कितना रहा वो बात की बात है, अभी जान जाइए कि कमज़ोर रहा तो क्या कहेंगे? भौतिक अधिशोषण। और अगर देख लीजिए ये कहा है ना कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषित एवं अधिशोषक एवं अधिशोषित प्रावस्था के बीच कमजोर वान डर वाल बल लगता है, उसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। ठीक है, और आगे आइए दोस्तों, देखिए क्या है और आगे आइए देखिए क्या है कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक एवं अधिशोषित प्रावस्था के बीच कमजोर वान डर वाल मजबूत वान डर वाल बल लगता है, उसे रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। भौतिक में कम वान डर वाल बल लगेगा, और जबकि रासायनिक अधिशोषण में क्या लगेगा? मजबूत, मतलब स्ट्रॉन्ग वान डर वाल बल कार्य करता है अणुओं के बीच। ठीक है, किनके अणुओं के बीच? अधिशोषक एवं अधिशोषित प्रावस्था के अणुओं के बीच। ठीक है, तो दोस्तों ये बताइए, पहले आप बताइए कि जैसे कपड़ों के ऊपर धूल कण बैठे हुए हैं, तो वो धूल कण क्या मजबूत वान डर वाल से जुड़ा होगा या फिर कमज़ोर वान डर वाल से जुड़ा होगा? ऑफकोर्स कमज़ोर वान डर वाल से जुड़ा होगा, क्योंकि कपड़े को अगर ऐसे झाड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा? दोनों के कण एक दूसरे से दूर दूर विस्थापित हो जाएंगे। परंतु क्या ये जो इंक है, जो इस प्लास्टिक के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये पेन प्लास्टिक का बना है, इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, तो क्या ये आसानी से एक दूसरे से दूर हो सकेंगे? क्या नहीं। तो यह रासायनिक अधिशोषण का कार्य कर रहा है। क्या आप दोनों समझ पाए हैं दोस्तों? यहाँ से मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ पे हम वीवीआई लिख चुके हैं। यहाँ पे बनता है क्या, कहता है क्या, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताएं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इनको हम क्या करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण एक तरफ हम लिख चुके हैं, दूसरे तरफ रासायनिक अधिशोषण लिख चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए सबसे पहला तो इसका डेफिनेशन ही इसमें अंतर बता देता है कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक एवं अधिशोषित परावस्था के बीच कमजोर वान डर वाल बल लगता है, जबकि इसमें क्या होता था? मजबूत वान डर वाल बल लगता है। ठीक है, तो ये एक अंतर हो गया, तो ये अंतर के तरह कार्य किया, इसलिए हम लिख चुके हैं। ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों, यह
कम तापमान पर संपन्न होता है, जबकि यह अधिक तापमान पर संपन्न होता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में 2 या 3 बोलेंगे लिखने के लिए, हम आपको देखिए यहाँ पे 3-3 लिखवा देते हैं। ठीक है, ये कम तापमान पे जबकि यह अधिक तापमान पे संपन्न होता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि भौतिक अधिशोषण में बहु आणविक स्तर बनता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में एक आणविक स्तर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, पॉजिटिव कमेंट, जिससे मुझे एनर्जी मिले और आपके लिए हम और वीडियोज़ बनाएं। धन्यवाद।